नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि इस बार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथ मैदान में पार्टी की ओर से आयोजित प्रदेश विस्तृत कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में झारखंड की 9 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने शानदार जीत हासिल की है। लोकसभा सीटों के हिसाब से 52 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर तंज कसते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता लिख कर रख ले, झारखंड में पूर्ण बहुमत के साथ अगली सरकार भाजपा की ही बनेगी। विस्तृत सम्मेलन के अंदर झारखंड के हर बूथ से कार्यकर्ता आए हैं। मैं आप सभी का मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपकी ताकत से ही झारखंड में 9 सीटें जीतकर कमल का झंडा फहराने का काम आप सभी ने किया। भाइयों आपके माध्यम से मैं झारखंड की जनता को भी प्रणाम करना चाहता हूं, जोहार जताना चाहता हूं। 2014 हो, 19 हो, 24 हो, मोदी जी के नेतृत्व में आपने हमेशा हमारी झोली कमल से भर दी है। आपके प्यार के लिए आपको लाख लाख बार इस चुनाव में हम 9 सीटें तो जीते हैं, मगर इसके साथ साथ 52 सीटों पर कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झारखंड की सरकार है। 81 में से 52 सीटें उस पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। ये बताता है कि आने वाले दिनों में किसकी बनने वाली है भाई? जरा जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? और जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? मैं आज बताकर जाता हूं कांग्रेस वालों, हेमंत सोरेन जी लिख कर रख लो, दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं। झारखंड में 24 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 60 सालों के बाद देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका जनता ने दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में झारखंड समेत देश भर की जनता ने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड समर्थन किया। 60 साल के बाद इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी एक नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने का काम देश की जनता ने किया। वो नेता का नाम है हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी 19 और 24 मोदी जी को लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का इस देश की जनता ने सौभाग्य दिया। इंडिया गठबंधन और उनके नेताओं पर हमला बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में पहली बार देखने को मिल रहा है कि चुनाव हारने के बाद भी नेताओं में अहंकार आ गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में विजय मिलने के बाद कई पार्टियों में अहंकार आ जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि 99 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को अहंकार आ गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली है, वहीं पूरा इंडिया गठबंधन की सीट को भी मिलाया जाए तो 240 के आंकड़े को छू नहीं सकी है। विजय के बाद कई लोगों में अहंकार आता है। झारखंड में भी अभी ऐसे लोग बैठे विजय के बाद अहंकार, परंतु पराजय के बाद अहंकार आया हो, ऐसा मैं पहली बार देखा।
चुनाव कौन जीता? और अहंकारी कांग्रेस पार्टी को आया। संसद में आपने देखा होगा राहुल गांधी जी का कार्यकलाप, अहंकार कोई 2/3 बहुमत से जीतने के बाद भी नहीं पाया। मैं आज इस मंच से कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहता हूं, इस चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और अकेली भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली है और पूरे इंडिया अलायंस को मिलकर भी 240 सीटें नहीं मिली है। किस चीज का अहंकार पाते हो आप? इधर रांची में शनिवार को भाजपा के कार्यक्रम में जाने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। अमित शाह के काफिले का कुछ लोगों ने पीछा किया। इस मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि ये सभी नशे में थे। यह डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी गृह मंत्री अमित शाह के काफिले में नहीं घुस पाए थे। हालांकि वह तेज गति से गाड़ी चला रहे थे और उनके काफिले का पीछा कर रहे थे। इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए युवकों में से एक युवक का नाम अंकित और दूसरे का मोहित है। अंकित ने बताया कि उसे पता नहीं था कि किसका काफिला जा रहा है। उसने गलती स्वीकार की। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए रांची पहुंचे थे। इस दौरान जब रांची एयरपोर्ट से उनका काफिला कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुआ, तभी बाइक सवार 2 युवक काफिले का पीछा करने लगे। हालांकि पुलिस ने उन युवकों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीएसपी ने गिरफ्तार किए गए युवकों से पूरे मामले को लेकर बताने को कहा। इस दौरान दोनों युवकों ने नशे में होने की बात कबूल कर ली। इसके बाद डीएसपी ने कहा कि सुरक्षा में चूक जैसी तो कोई बात नहीं लग रही है। किसके कहने पर घुसा है? अपना मन करता है। क्या करता है तुम? हम लकड़ी काम पंचर वाला। तो क्या नाम है? नाम क्या है? अंकित सर। गाँव कहाँ है? घर बिहार सर। है? बिहार। प्रशासन जब रोक रही थी तो क्यों नहीं रुका? सर हम ज़्यादा दूर नहीं घुसा है सर। यहाँ पर पार्किंग की वाला है ना गेट, वहीं पर गाड़ी घुसा सर। ज़्यादा दूर नहीं घुसा है सर। वहाँ ब्रेक मारे सर, आप लोग झाड़ लिए उतना देरी में सर। हर नहीं हाँ सर, आप लोग का भी नियम है ना सर। तुम कहाँ भागे सर? अपराधी नहीं है सर। महिला चेक कर लिए, सामान चेक कर लिए सर। आप का कुछ लिए हो का? नहीं ना, हाड़िया दिए थी। कौन आया था पता नहीं था? सर पता था किसके? कौन? बोले हिनू से जा घूमने ग्राउंड में आया। कौन आया था? कौन आया? नहीं मालूम सर। ग्राउंड में इतना मालूम है। जब भाग जाता नहीं पकड़ा था तब न चूक था। जैसे इसने अटेम्प्ट किया पुलिस ने इसको पकड़ लिया, कैसे चूक है? अगर भाग जाता कोई घटना करता तब चूक था। इसको कैसे यदि गाड़ी ठोक देती अमित शाह की गाड़ी में। अरे भाई मेरे, जब मैंने इसको अरेस्ट कर लिया कोई भी घटना कारित करने से पहले, तब चूक कैसे है आप बताएं हमको ना। वहीं रांची में शनिवार को पारा शिक्षकों और पुलिस के बीच उस समय झड़प हो गई जब प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पारा शिक्षक लंबे समय से वेतन वृद्धि और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार हजारों की संख्या में पारा शिक्षक मोराबादी मैदान से निकलकर फुटबॉल स्टेडियम होते हुए सीएम आवास की तरफ आगे बढ़ रहे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। मोराबादी मैदान से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जैसे ही पारा शिक्षकों का जत्था मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचा, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान शिक्षकों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में सिंटू सिंह समेत 6 पारा शिक्षक घायल हुए हैं। बता दें कि पारा शिक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। उनकी प्रमुख मांगों में वेतनमान में बढ़ोतरी, उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना और अन्य सुविधाएं शामिल है। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मजबूरी में हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और सुरक्षा बलों की तैनाती इलाके में की गई है।
अगर हम लोग के बात मान जाती तो हम लोग रोड पर क्यों आते। ये 2019 में वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 3 महीना के अंदर आप लोग को वेतन मान देंगे। आज तक हमें सरकार चलती आई है, हमने मजबूरन होके, अब यह चुनाव विधानसभा का आ चुका है, मजबूरन होके हम लोग जो है सो रोड पर उतर गए हैं। अगर ये हेमंत सरकार नहीं मानती है तो रघुबर वाली इनको भी दशा होगा। और शिक्षक एकदम कमर कस लिए है। अब इनका घर को हम लोग, इनके आवास को हम लोग अनिश्चितकालीन घेरा डाले आए हैं। और अगर हमारी मांग नहीं पूरा होगा तो हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। और इस सरकार ने हमें लाठीचार्ज करवाया, हमें गोली चलवाया, आंसू में गैस चलवाया, जिससे हमारे शिक्षक बहुत घायल हो गए। ये कहाँ का ये नीति है, ये सरकार का गलत नीति है। हम लोग के यहाँ रांची में है और मुख्यमंत्री जो है से देवघर में चले गए हैं। ने कहा कि हम पैरा टीचरों की मांगों को तो मान लिए हैं। क्या चीज माने हैं? ये सैलरी बढ़ा है, ये कौन सी सरकार में नहीं बढ़ा? वो क्या बताना चाहते, क्या दिया उन्होंने पारा शिक्षकों को? हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगभग 1,500 पारा टीचर या तो डेथ कर गए या रिटायर कर गए। उनका परिवार आज दर दर की ठोकर खा रहा है, भीख मांग रहा है कटोरा लेके। क्या किया इन्होंने? ये मानदेय तो रघुवर सरकार में भी बढ़ा था, ये मानदेय तो पूर्व की मधु कोड़ा सरकार में भी बढ़ा था। मानदेय बढ़ाने के अलावा क्या दिया हेमंत सोरेन ने पारा शिक्षकों को? जिस तरह से बधाई संदेश लेकर के उनके आवास तक गए थे, बधाई संदेश लेके गए थे। उन्होंने कहा था कि अभी हम आपका पूरा काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, कुछ काम हम लोग अभी किया है, आपका मानदेय बढ़ाया है, कुछ काम आपका और करेंगे। लेकिन ये बोले हुए उनको 3 साल हो गया, ये बोले हुए 3 साल हो गया, सरकार बने हुए 4.5 साल हो गया। अब और कितना धैर्य का परीक्षा देगा पारा शिक्षक? आज धैर्य टूटा है, इसलिए पारा शिक्षक राज्य भर का यहाँ पर है। और इस लाठी गोली की सरकार से डरने वाले नहीं है। हाथ टूटे, पैर टूटे। देखिए, हम लोगों ने 300 पारा शिक्षकों ने होटवार जेल भी भुगता है, 34 महिला पारा शिक्षकों ने भी जेल झेला है, यहाँ तक कि गर्भवती पारा शिक्षिका को भी जेल हुआ है। आज तक ये सरकार एक केस नहीं उठा पाई, पिछले 4.5 वर्षों में किया था। तो जिस ताकत से हम लोगों ने हेमंत जी को कुर्सी पर बैठाया था, उसी ताकत से जरूरत पड़ी तो राजनीतिक रूप से हेमंत सोरेन जी को कुर्सी से उतारा भी जाएगा। खाटी झारखंडियों का संगठन है पारा शिक्षक में, 99.99% पारा शिक्षक खाटी झारखंडी हैं हुजूर। होगा, अन्यथा इस क्रूर हिटलरशाही के खिलाफ, झारखंड के तमाम जनप्रतिनिधियों के खिलाफ हम लोग मोर्चा निकालेंगे, काला झंडा दिखाएंगे, इस सरकार को दिखा देंगे पारा शिक्षकों का रूप क्या होता है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शनिवार को सरायकेला मचना घाट से तेलाईटी तक बनने वाली 14.08 किलोमीटर लंबी सड़क का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। लगभग 35 करोड़ की लागत से ये सड़क 1 साल में बनकर तैयार होगी और प्रत्येक दिन हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। भूमि पूजन के पश्चात मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि ये राज्य सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में यातायात को सुगम करने की योजना बनाई जा रही है। तेजी से गांव को प्रखंड से एवं प्रखंड को जिला मुख्यालय से जोड़ने का कार्य चल रहा है ताकि लोग सुगम तरीके से आना जाना कर सके। उन्होंने कहा कि खरकई नदी पर 3 बराज बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को पर्याप्त रूप से पानी मिल सके और खेती के लिए किसानों को वर्षा पर निर्भर न होना पड़े। इस क्षेत्र के किसानों को हर माह सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। किसान एक बार नहीं बल्कि पूरे साल भर कृषि उत्पादन का लाभ उठा सकेंगे। हुआ है ये रोड तेलाई आज सरायकेला बाईपास, वहाँ चाईबासा, सरायकेला चाईबासा रोड से इधर सीधा तिलाई तक चौड़ीकरण, मजबूती, आने जाने के लिए हर तरह की सुविधा। उसका साथ साथ यहाँ 3 गो बिहार भी बनने जा रहा है। एक पुआ के यहाँ तितरबिलिया नीचे है और एक पौड़ी थान नदी के बीच है, वहाँ पर इंतजार पे है। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के फल मंडी के पास शुक्रवार रात हुए एचडीएफसी बैंक कर्मी अभिषेक सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल शूटर समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद किया है।
पूछताछ में तीनों ने खुलासा किया है कि मोबाइल लूट की घटना में अभिषेक की हत्या की गई। अभिषेक का मोबाइल महंगा था, वह अपने मोबाइल उन्हें देना नहीं चाहता था। जब उसने मोबाइल देने से विरोध किया तो उसे पिस्तौल लेकर एक अपराधी दौड़ाने लगा, फिर उसे गोली मार दी और उसका मोबाइल ले लिया। बता दें कि अभिषेक और उसका साथी हरमू के फल मंडी के पीछे हरमू नदी के किनारे गांजा खरीदने गए थे। इस दौरान अपराधियों ने दोनों से मोबाइल और पैसा छीनने का प्रयास किया, जिसके बाद अभिषेक ने अपना मोबाइल और सारे पैसे दे दिए। वहीं अभिषेक ने मोबाइल देने से मना कर दिया, जिसके बाद आरोपियों ने उसे गोली मार दी थी। पूरे मामले का खुलासा एसएसपी ने किया। अपराधियों के पास एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, कान में प्रयुक्त चाकू और अभिषेक के पास से छीना गया आईफोन बरामद किया गया है। सर, ये 3 लोग गिरफ्तार किए गए। 24 घंटे के अंदर हत्याकांड का उद्भेदन। सर, ये पूरी घटना हुई थी और पुलिस को क्या सूचना मिली, क्या वजह बनी थी हत्या? देखिए, कल जो है रात्रि में एक अभिषेक की हत्या हुई है जो HDFC बैंक में काम करते थे। घटना के बाद पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची और उस कांड का अनुसंधान आरंभ की तो ज्ञात हुआ कि जो मृतक हैं वो उस क्षेत्र में वो जो हरमू नदी के किनारे में गांजा खरीदने गए थे। उनके साथ एक मित्र भी था और गांजा खरीदने के बाद जब वो लौट रहे थे तो अपराधियों ने उनसे मोबाइल छीनने का प्रयास किया। वो मोबाइल नहीं दे रहे थे, जिस पर अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। पुलिस ने बहुत ही जल्दी घटना का उद्भेदन किया और घटना का उद्भेदन मात्र घटना के 3-4 घंटे के अंदर हो गया और उसके बाद गिरफ्तारी भी अपराधियों की हो गई। जिस हथियार से गोली चलाई गई थी वो हथियार भी बरामद हो गया है और कांड का पूरी तरह से खुलासा हो गया और हम लोग इसको स्पीडी ट्रायल करा के जल्द से जल्द अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी सरकारी स्कूलों में बैक टू स्कूल कैंपेन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के नामांकन और स्कूलों में 100% उपस्थिति सुनिश्चित के लिए अभियान की शुरुआत हुई है। इसके लिए शनिवार को सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त अनन्या मित्तल ने की। उन्होंने कहा कि 5 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों की शिक्षा, बच्चों को विद्यालय में वापस लाना व नियमित उपस्थिति बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षक, पंचायत प्रतिनिधि, समाज सेवी, शिक्षा से जुड़े कर्मी, अधिकारी की भागीदारी की आवश्यकता है। अभियान के तहत विद्यालय से बाहर रह गए बच्चे, प्रवासी बच्चे व विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के माता पिता तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्यशाला में शिक्षक, मुखिया, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर व सभी स्टॉक होल्डर उपस्थित थे। हमारे जिले में रुआर कैंपेन का कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है। रुआर कैंपेन इज बैक टू स्कूल कैंपेन, जिसमें सभी बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, एक कंप्लीट उसमें सभी स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी तय करते हुए किस तरीके से भावपूर्ण रूप में हम सभी बच्चों को स्कूलों में वापस ला सकते हैं, उसकी ये कार्यशाला है। यहाँ पर सभी शिक्षक और सभी मुखियागण, साथ ही साथ हमारे सभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स और अन्य स्टेक होल्डर्स भी मौजूद थे और सभी को इस बारे में कंप्लीट वर्कशॉप उपलब्ध कराया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि हमारे ज़िले में ड्रॉप आउट जो है वो 0% पे हम ला। इधर सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने शनिवार को गम्हरिया प्रखंड सहांचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने म्यूटेशन एवं प्रमाण पत्र से संबंधित लंबित मामलों की जानकारी ली। उपायुक्त ने लंबित म्यूटेशन को समय अवधि के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही लंबित प्रमाण पत्र को समय पर निर्गत करने के संबंध में भी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि राज्य स्तर पर प्राप्त निर्देश के आलोक में सभी अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में वे गम्हरिया अंचल कार्यालय पहुंचे हैं। इधर कयास लगाया जा रहा है कि पिछले दिनों गम्हरिया अंचल के अंचलाधिकारी तथा CI के विरुद्ध पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत की जांच करने उपायुक्त गम्हरिया अंचल कार्यालय गए हुए थे, परंतु उपायुक्त ने इस पर कहा है कि ये केवल रूटीन जांच है जो सरकार की ओर से निर्देशित है। गम्हरिया अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया है। हाल में राज्य स्तरीय बैठक के क्रम में, समीक्षा के क्रम में भी सभी पदाधिकारियों को नियमित अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण के संबंध में निर्देश था और पूर्व में भी इस प्रकार से निरीक्षण होते रहे। उसी क्रम में आज जो रूटीन डिटेल इंस्पेक्शन है विभिन्न शाखाओं का और विभिन्न पंचों का वो किया जा रहा है। इस क्रम में जिला स्तर से अलग अलग पदाधिकारियों की टीम गठित की गई और निरीक्षण की प्रक्रिया भी चल रही है। निरीक्षण के क्रम में मुख्यतया जमाबंदी और गतियान की जो अद्यतन स्थिति है, इसके साथ साथ नामांतरण के मामले और सक्सेसिव म्यूटेशन के मामले में प्रगति
और लंबित जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र इत्यादि संबंधी लोगों की समस्या थी। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया में नागरिक सुरक्षा समिति के पुनर्गठन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष शैलेन बास्के को बनाया गया। इस पर उपस्थित सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान की। नक्सलियों के खात्मे के लिए गठित संगठन नागरिक सुरक्षा समिति की अनुमंडल स्तरीय बैठक डुमरिया में आयोजित हुई। बैठक में डुमरिया, गुड़ाबांधा, चाकुलिया, बहरागोड़ा, खरछिला, कालूटी एवं झारखंड सीमा से सटे उड़ीसा से कई सदस्य शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से कमेटी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष शैलेन बास्के, उपाध्यक्ष लाल बिहारी भगत, महासचिव राम बाबू मुर्मू, सचिव चंपाई हांसदा, कोषाध्यक्ष मोहन सिंह सोरेन को चुना गया। अध्यक्ष शैलेन बास्के ने बताया कि नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ना हमारा उद्देश्य कल भी था और आज भी है। नई कमेटी नक्सली हिंसा के शिकार हुए परिवारों को मुआवजा दिलवाने की सरकार से मांग करेगी, जो अब तक नहीं मिल पाया है। झारखंड का मात्र समस्या नहीं है, वो देश का समस्या है। इसलिए ये समस्या को हम लोग केंद्र सरकार तक हम लोग पहुँचाएंगे और केंद्र सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे। जो नक्सलवाद में, नक्सली हिंसा में जो हम लोग के साथी लोग मारे गए हैं, विस्थापित हुए हैं, घायल हुए हैं, वो जो प्रावधान है सरकार का, वो प्रावधान मिलना चाहिए। आज भी ऐसे कोई साथी है जो नक्सली हिंसा में मारे गए हैं, वो लोग को मुआवजा नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिला है। इस तरह का जो अधूरा जो काम ये कमेटी का जिम्मा था कि वो सबको पूरा दिलाने का, लेकिन वो पुराना कमेटी निष्क्रिय होने के चलते ये सब काम आगे नहीं ले पाया। इसलिए हम लोग को मजबूर होना पड़ा कि ये हम लोग कमेटी को पुनर्गठन अभी कर लिया और ये समस्या को पूरा केंद्र सरकार तक हम लोग पहुंचाएंगे। और जितना हम लोग विस्थापित हुए हैं, नक्सली के टारगेट में निशाने पर है, ये लोग से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग केंद्र सरकार से कुछ फंड का मांग करेंगे, ताकि ये जो असामाजिक तत्वों को पूरा देश से मिटाने का हम लोग संकल्प लेंगे। हम लोग का प्रयास रहेगा और मुख्य धारा से नक्सलियों को जोड़ने का हम लोग काम करेगा। और सीधा जैसे नक्सली के साथ जो हम लोग लड़ाई लड़ते थे, और अभी सीधा हम लोग लड़ाई हथियार के बल पर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम लोग मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन लोग हथियार डालने के लिए हम लोग आग्रह करेंगे कि तुम लोग हथियार डालो। और जो सरकार का जो प्रावधान है आत्मसमर्पण नीति के तहत आप लोग फायदा लो और मुख्य धारा से जोड़ो। और कोई भी आप लोग के खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा। पुलिस को इस तरह का हम लोग भी, पुलिस का तो इसे प्रावधान है, किसी के मैंने नक्सलियों के खिलाफ अभी सीधा हथियार नहीं चलाएगा। वो लोग को मौका दिया है, वो लोग मुख्य धारा से जोड़े, हथियार डाले। वहीं जमशेदपुर में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से पवित्र सावन माह के उपलक्ष्य पर 5 दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन आध्यात्मिक मेला का आयोजन किया जा रहा है। 21 जुलाई से शुरू होने वाले इस मेले में एक ही स्थान पर देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूपों के दर्शन हो सकेंगे। कदमा भाटिया बस्ती स्थित पंचवटी क्लब परिसर में मेला का आयोजन होगा, जो 25 जुलाई तक चलेगा। यहाँ सुबह शाम आरती होगी और लोग सुबह 7:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। ब्रह्म कुमारी की अंजू बहन ने सभी भक्तों से इसमें शामिल होकर बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने, बाबा की आरती में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान 4 दिनों तक सोमवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित टिप्स भी दिए जाएंगे और मेडिटेशन की कार्यशाला आयोजित की जाएगी, ताकि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया जाएगा। 22 तारीख से शुरू हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में कदमा सिंडिकेट कॉलोनी के पास पंचवटी सामुदायिक विकास भवन, जो मित्तल अपार्टमेंट के सामने है, वहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंगम आध्यात्मिक शिव दर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी भक्तों से, बाबा के भक्तों से आह्वान करते हैं कि आप आएँ और बाबा का दर्शन करके, आरती करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, खुशियों से भरपूर करें। साथ ही साथ रोज़ 4 दिनों तक, सोमवार से लेकर गुरुवार तक 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हेल्थ के लिए हम लोग कुछ टिप्स बताएंगे। साथ ही साथ मन के लिए मेडिटेशन कराएंगे और साथ ही साथ जीवन में सुख शांति के लिए, संबंधों को सुंदर बनाने के लिए और अपने किसी भी तरह की बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए राज्य मेडिटेशन का कोर्स कराएंगे।
ये कार्यक्रम कल 21 तारीख से शाम को 5 बजे उद्घाटन है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।